हेलो गाइस, मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस फटाफट एक बार क्या करना है, वही काम शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को या मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मैं आपको बता दूँ कि 7 दिन के बाद, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद हम एन सेशन स्टार्ट करेंगे। किसके लिए? बेसिक एन सेशन स्टार्ट करेंगे 9th-10th क्लास का। पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको दे रहा हूँ, 9th-10th क्लास का हम 7 दिन के बाद एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले मैं एनसीईआरटी की जैसे पीडीएफ है, मान लो 9th चैप्टर की क्या है, 9th जो क्लास है, 9th जो क्लास है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ को क्या किया जाएगा, रीड आउट किया जाएगा। पीडीएफ को रीड किया जाएगा और रीड करने के बाद उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने, उन सभी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लिया जाएगा, मार्क कर लिया जाएगा। और मार्क करने के बाद उसी पीडीएफ को इस स्लाइड पर लगाकर एक एक पॉइंट को क्या कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसी पीडीएफ को इस स्लाइड पर लगाकर एक एक पॉइंट को क्या कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो हम ऐसे क्या करेंगे, 9th-10th की एनसीईआरटी करेंगे। गाइज आपका एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस का वो दिसंबर के अंदर है, जब तक आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। और 11th-12th की जो फिजिक्स है या फिर जो एचएसएससी के स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, एनडीए के स्टूडेंट है, उनके लिए 11th-12th की फिजिक्स अभी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो चलिए गाइज आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, तैयार रहना। आपके जितने भी फ्रेंड दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें कह देना कि साइंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर वो साइंस यहाँ से पढ़ेंगे तो चलिए गाइज आज का हमारा जो सेशन रहेगा, हमने क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन सबको पढ़ा था। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है किसको, ग्राफ्स को। किसको पढ़ना है? ग्राफ को। हमें क्या करना है, कुछ ग्राफ सीखने हैं और ग्राफ कैसे बनते हैं और उन्हें इनके फ़ायदे क्या क्या हैं ये हमें जानने हैं। तो चलिए गाइस ग्राफ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है। पहली बात हम सीखेंगे, सॉरी गाइस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। आप सभी को पता है ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, एक्स है। ये क्या है, एक्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने कोई ग्राफ बनाया और वो कैसा बना, ये बना। मैंने कोई ग्राफ बनाया और वो कैसे बना, ये बना। अब देखो ग्राफ का जो यहाँ पर कितने पे झुकाव है, भाई एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ ने कोई थीटा बना रखा, कोई कोण बना रखा है, ठीक है। तो ग्राफ का ये झुकाव कितना है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी झुकाव को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। देखो यार स्लोप को समझो पहले। हमारे जो घर होते हैं, घरों के सामने हम क्या बना देते हैं, एक एंगल पर क्या कर देते हैं, चढ़ाई बना देते हैं, ठीक है। घरों के सामने क्या करते हैं, हम एक एंगल पर एक चढ़ाई बना देते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा कोई घर है, ये हमारा वो कहते हैं ना जो बचपन में बनाते थे, ये हमारा कोई घर है और ये उसके अंदर एक छोटी सी खिड़की है। अब क्या करते थे हम यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई सड़क है, यहाँ पर क्या है, सड़क है। इस सड़क के साथ साथ हमने क्या बनाया है कि रैंप बना दिया। क्या बना दिया, रैंप, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, चढ़ सके। क्या कर सके, चढ़ सके, ठीक है। हमने क्या किया, इस सड़क के साथ साथ क्या बना दिया, रैंप बना दिया। तो इसे हम क्या कहते थे, अगर हम देसी भाषा में बात करें तो क्या कहते थे, स्लोप डाल दिया। क्या कहते थे, स्लोप डाल दिया। ये तो कहते हैं स्लोप डाल दिया, ठीक है। स्लोप मतलब स्लोप लगा दिया, स्लोप डाल दिया। तो स्लोप का मतलब है किसी चीज के साथ किसी दूसरी, मतलब एक किसी वस्तु के साथ या किसी स्थान के साथ किसी कोण पर, किसी एंगल पर किसी दूसरी चीज को रखना, किसी दूसरी चीज को रखना। तो स्लोप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा स्लोप क्या होता है, ठीक है। ठीक है, स्लोप क्या होता है। स्लोप निकालने के दो सूत्र होते हैं। स्लोप निकालने का पहला सूत्र सीखेंगे। पहला सूत्र होता है y2 माइनस वाई वन बटे में x2 माइनस एक्स वन, बटे में x2 माइनस एक्स वन। समझेंगे कैसे, भाई मैंने कहा कि x दूरी पर ये बिंदु कितना है, x दूरी पर ये बिंदु है भाई 3 और ये बिंदु है 5, ठीक है भाई। y पर ये बिंदु है 2 और ये बिंदु है 6। मैंने कहा x पर ये कितना है 3, ये कितना है 5, y पर ये कितना है 2, ये कितना है 6।
तो भाई स्लोप बताइए, क्या बताइए, स्लोप। और स्लोप को प्रदर्शित किया जाता है एम से। स्लोप को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो एम किसके बराबर आएगा भाई, एम आएगा 6 घटा में 2, 5 घटा में 3। ठीक है, 6 घटा में 2, 6 में से 2 को घटाओगे, क्यों, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी 6, y1 की वैल्यू कितनी 2, x2 की वैल्यू कितनी 5, x1 की वैल्यू कितनी 3। तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो कितना आया 2। स्लोप कितना आ गया आपका 2 आ गया। स्लोप कितना आ गया 2 आ गया। आई होप कि सबको स्लोप निकालना समझ में आ गया होगा। पहला फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 इजिकल टू x2 माइनस x1 आपका पहला सूत्र होता है किसका, स्लोप निकालने का। कैसे निकालोगे, 6 में से 2 गया बटे में 5 में से 3 गया, 4 बटे 2, 2 उत्तर आ गया। आगे देखते हैं, अब स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे। स्लोप निकालने का दूसरा सूत्र होता है m बराबर है tan थीटा। m बराबर है tan थीटा। भाई मान लो कोई कह दे कि ये कोण 45 डिग्री का है, कोई कह दे कि उसने x एक्सिस के साथ, x दूरी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रखा है, 45 डिग्री का कोण बना रखा है। तो भाई वहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर है tan 45। m बराबर है tan 45। ये m किसको प्रदर्शित करता है, स्लोप को। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो m बराबर है 1। m बराबर है 1 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो स्लोप निकालने के हमने दो सूत्र देखे, एक देखा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, दूसरा देखा m बराबर है tan 45 या tan n थीटा। तो m कितना आ गया, 1 आ गया। m कितना आ गया, 1 आ गया। जरूरी नहीं है थीटा 45 का ही होगा, ठीक है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। अब आगे चलेगा इस, अब हम धीरे धीरे ग्राफ्स की बात करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक करके ग्राफ की बात करेंगे। तो चलिएगा इस ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला हमने जो ग्राफ बनाया, सबसे पहला हम किस किस का ग्राफ बनाएंगे, हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम, विस्थापन, विस्थापन वर्सेस समय, वर्सेस समय। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लेना भाई। इंस्टेंटेनियस जो लिखवाई थी उसका फॉर्मूला लिख लेना, लिमिट t टेंड्स टू 0 dx बाई dt। अरे कुछ नहीं होता, dx बाई dt। ठीक है, इसके भी हम बारे में जानेंगे कि dx बाई dt खेल क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, विस्थापन बटे समय का हम ग्राफ बनाते हैं। चलो बनाया भाई ग्राफ, ये लिया मैंने, क्या लिया, विस्थापन। देखो इसमें हमेशा याद रखना, समय किस पर आएगा, x दूरी पर आएगा। समय किस पर आएगा, x दूरी पर आएगा। ठीक है, x दूरी पर क्या आएगा, समय आएगा। और यहां पर क्या ले लिया, विस्थापन। यहां पर क्या ले लिया, विस्थापन ले लिया। ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या ले लिया, समय ले लिया। मान लो ग्राफ बना ये, मान लो ग्राफ बना ये। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बना। अब मैं कहता हूं इस ग्राफ का स्लोप निकालो, इस ग्राफ का स्लोप निकालो। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर d2 माइनस d1 बटे में t2 माइनस t1। d2 क्या है, यहां पर कोई बिंदु होगा, विस्थापन पर उसे d2 कह दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेकेंड, दूसरा विस्थापन। और यहां पर कोई पॉइंट ले लिया d1, ये कौन सा है, d2 है, जो विस्थापन द्वितीय है। और ये कौन सा है, विस्थापन प्रथम है। तो d2 माइनस d1 बटे में t2 माइनस से t1 बटे में t2 माइनस से t1। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अगर हमने निकाला, अगर यहां से हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखिए भाई, विस्थापन में से विस्थापन गया तो क्या आया, विस्थापन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, और समय में से समय गया तो समय आएगा। अब आपको पता है विस्थापन बटे समय किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। विस्थापन बटे समय किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के वेग के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से एक बात सीखने को मिली कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, जो क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ होता है, उसका स्लोप हमें किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है, वेग के बारे में बताता है। उसका ग्राफ हमें किसके बारे में बताता है, उसका स्लोप हमें किसके बारे में बताता है, वेग के बारे में। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमारा जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा,
वेलोसिटी को, विस्थापन समय का जो हमारा क्या होगा स्लोप होगा, वो हमें क्या बताएगा, वेग को बताएगा। किसको बताएगा, वेग को बताएगा। ये पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपके लिए लिखने के लिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले ग्राफ पर आते हैं। अगला ग्राफ हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला ग्राफ किसका लेते हैं भाई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेग वर्सेस समय, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेग वर्सेस समय का हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली, और एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, वेग ले लिया। एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो वाई पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी ली। वाई पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी ली, वेग को लिया। वैसे ही एक्स पर हमने क्या लिया, एक्स पर हमने क्या लिया, समय लिया। एक्स पर हमने क्या लिया, टाइम लिया, समय लिया। एक्स पर हमने टाइम को रखा, समय को रखा। अब देखिए भाई, फिर से एक ग्राफ मान लेते हैं। ये ग्राफ मान लिया। पहली बात हम क्या मानेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस t1। हाँ, वेलोसिटी दो बिंदु पर ले ली। एक बिंदु पर वेलोसिटी द्वितीय मान ली, वेग द्वितीय मान लिया, और एक पर कौन सा मान लिया, प्रथम वेग मान लिया। वैसे ही जब प्रथम वेग था तो उस समय समय कितना मान लिया, t1 मान लिया, और जब द्वितीय वेग था उस समय समय कितना मान लिया, t2 मान लिया। तो v2 माइनस वी वन बटे t2 माइनस t1 है। तो ये क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, वेलोसिटी बटे में समय। तो वेग बटे में समय किसके बराबर होता है भाई, एक्सेलरेशन की। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, त्वरण के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो स्लोप होगा, जो क्या होगा, स्लोप होगा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होगा वो हमेशा किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, त्वरण को बताता है। क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा, स्लोप होगा, वो किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं गाइज। अगर इसी ग्राफ का मुझे एरिया निकालना हो, तो चलिए एक बार समझेंगे भाई। ये मैंने क्या किया, लाइन खींची। ये तो मेरा हुआ x1 और ये हुआ, ठीक है। मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है, मतलब इस क्षेत्र का एरिया निकालना है, इस क्षेत्र का, ठीक है। इस क्षेत्र का एरिया निकालना है। कैसे निकालूं, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकालूं, ये बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे अभी देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे की निकालेंगे, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कीजिए, इस लाइन को बढ़ा दीजिए। क्या कीजिए, इस लाइन को बढ़ा दीजिए। अब ऊपर एक क्या बन गई है, ऊपर क्या बन गई है, एक आयत। ऊपर क्या बन गई है, एक आयत। और नीचे भी एक क्या बन गई है, आयत। ठीक है, दो रेक्टेंगल हमारे पास आई हैं। एक ये रेक्टेंगल आई है और एक ये रेक्टेंगल आई है। ठीक है, तो हमारे पास दो रेक्टेंगल आई है। अब इसकी बात की जाए तो देखो भाई, एक जो रेक्टेंगल होती है उसका जो एरिया होता है, एक आयत जो होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का। एरिया किसका, रेक्टेंगल का, आयत का। क्षेत्रफल निकालना है किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो चलिए इसकी लंबाई देखी जाए तो v2 माइनस वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी लंबाई, v2 माइनस वी। पहली ट्रेंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो v2 माइनस वी, और इसकी चौड़ाई देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, t2 माइनस जीरो। हाँ, पूरी t2 हो जाएगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, t2 हो जाएगी। तो गुणा में क्या कर दिया, t2 कर दिया। ठीक है भाई, अब जिसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ तक है तो v1 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है, v1 दी गई है, तो कितनी होगी, v1 होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, t2 माइनस t1। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, t2 माइनस t1। तो देखो v2 माइनस v1 इंटू में t2 प्लस में v1 t2 माइनस t1, ये है। अब समझिए एक बार, देखो वेग गुणा में समय, वैसे ही वेग गुणा में समय, यहाँ पर दोनों जगह क्या आया, वेग गुणा में समय। और आपको पता है वेग गुणा में समय किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि हमारा जो क्या होगा, विस्थापन को बताएगा, विस्थापन। एक बात हमें क्लियर होगी कि जो एरिया है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, क्षेत्रफल हमें किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, विस्थापन को बताएगा।
सॉरी गाइज, लेट नाइट तक स्टडी करनी पड़ती है, फिर आप सभी के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। कोई नहीं, सॉरी गाइज, आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेग और समय का जो ग्राफ होता है, उसका क्षेत्रफल किसको बताता है? विस्थापन को बताता है। यहाँ तक क्लियर है? उसका स्लोप किसको बताता है? त्वरण को बताता है। उसका स्लोप किसको बताता है? त्वरण को बताता है। अब तीसरा ग्राफ करते हैं, जो लास्ट एंड फाइनल ग्राफ है हमारा। जो तीसरा ग्राफ है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा ग्राफ होता है एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ, त्वरण और त्वरण वर्सेज समय, त्वरण वर्सेज समय। ठीक है, त्वरण और समय का अगर ग्राफ की बात की जाए तो लीजिए बना देते हैं त्वरण समय का ग्राफ। ये त्वरण और समय का ग्राफ है। ठीक है, इस बिंदु पर हमने क्या लिया? एक्सेलरेशन को लिया। इस बिंदु पर हमने किसको लिया? एक्सेलरेशन को लिया। और इस बिंदु पर हमने किसको लिया? टाइम को लिया, समय को लिया। इस बिंदु पर हमने किसको लिया? टाइम को लिया, समय को लिया। इस पे हमने किसको लिया? त्वरण को लिया। अब ये मेरा ग्राफ बना। तो देखो यार, अगर इसका मैं एरिया निकालूंगा, फिर से वही बात, ये मेरा एक पॉइंट है A2 और ये मेरा एक पॉइंट है A1। ये मेरा पॉइंट क्या बना? T1 बना। और ये मेरा पॉइंट क्या बना? T2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फिर से वही सूत्र जो पीछे वाले में लगाया था। क्या लगाएंगे? इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर से क्या सूत्र लगाएंगे? सूत्र वही रहेगा। अब दो आयत फिर से बना दो, इसको आगे बढ़ा दो। एक आयत ये बन गई और एक आयत ये बन चुकी है ऊपर वाली। तो इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसे निकाला? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ऊपर वाली रेक्टेंगल है तो A2 माइनस A1 गुणा में ये लंबाई कितनी है? T2, प्लस में क्या कहेंगे? प्लस में आप कहेंगे कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 गुणा में कितना? A1, गुणा में कितना? A1। और आपको पता है त्वरण गुणा में समय, त्वरण गुणा में मतलब समय गुणा में त्वरण, त्वरण गुणा में समय, वेलोसिटी जो होती है एक्सेलरेशन इनटू में टाइम क्या देता है? वेग को देता है, वेलोसिटी को देता है, वेग को। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताता है? वेलोसिटी को बताता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताता है गाइस? वेलोसिटी को बताता है। अब आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फिर कल से इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो एक बात, दो बातें हमेशा याद रखना गाइस। अगर डिफरेंशिएशन करोगे, एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन, मैथ्स वाले सर सिखा भी देंगे वरना मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। डिफरेंशिएशन मतलब किसी का क्या करना? विखंडन करना। जब डिफरेंशिएशन करते हो तो बटे में क्या लेके आओगे? समय। तो एक बार सीख लो, अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, विस्थापन का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये लिख लेना भाई कहीं पर, विस्थापन। अगर विस्थापन का डिफरेंशिएशन किया तो वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा, वेग को बताएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बटे में क्या लेके आना पड़ता है? समय। डिफरेंशिएशन के दौरान हम क्या करते हैं? टाइम लेके आते हैं। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, किसका? वेग का। अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया, वेग का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। क्लियर है? त्वरण को बताएगा। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपको सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट दिया गया और पूछ त्वरण ले तो क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट से पहले किस में बदलोगे? वेलोसिटी में। तो मतलब एक डिफरेंशिएशन, फिर जो आंसर आया उसका दूसरा डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। याद रखेंगे इस बात को, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। याद रखना, डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को बताता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन को बताता है। ऐसा एक छोटी सी बात और सीख लो, इंटीग्रेशन के बारे में जान लो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका? उल्टा करते चलो, कुछ नहीं होगा। एक्सेलरेशन का त्वरण का, एक्सेलरेशन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। त्वरण का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा, वेग को बताएगा। वो किसको बताएगा भाई? वेलोसिटी को बताएगा, वेग को बताएगा। वैसे ही अगर आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे? वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, वेग का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, तो वो आपको किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ठीक है, विस्थापन को बताएगा। तो ये याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया
तो वो किसको बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। और अगर वहीं पर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया तो वो आपको किसको बता देगा, डिस्प्लेसमेंट को बता देगा। ये 2 पॉइंट और थे जो आपको याद रखने थे, नोट कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। गाइज एक बार फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइज। फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, ठीक है। और एक बार फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइज। आपका सहयोग ही मुझे और ज़्यादा पढ़ाने के लिए उत्तेजित करेगा, एक्साइटेड करेगा, और मैं और बेहतर आपको रिजल्ट दे पाऊंगा, ठीक है। मुझे 2 दिन के अंदर मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर चाहिए। कीजिए फटाफट, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए यहाँ पर ऐसे ऐसे क्लासेस चल रही हैं। और अनाउंसमेंट भी बताइए कि अभी एनसीईआरटी की साइंस करवाई जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए। फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। यार ऐसा साइंस कोई नहीं पढ़ा रहा, एचएसएससी वालों को तो खासकर कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो चलिए गाइज आज का आखिरी मुद्दे पर आते हैं, वो है न्यूटन्स इक्वेशन। क्या है, न्यूटन्स इक्वेशन। न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन के समीकरण, न्यूटन के समीकरण, न्यूटन के समीकरण, न्यूटन के समीकरण। ये होती क्या है, सिर्फ ये सीखना है। फिर कल इनके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन का नाम है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन जो हमारी होती है ये t है। दूसरी इक्वेशन होती है वो होती है s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। चौथी इक्वेशन हमारी होती है एस एन बराबर है u प्लस 2n-1 इंटू में a, ठीक है, बाय में 2। क्लियर। न्यूटन की जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। फटाफट गाइज को एक बार कमेंट कर दो, एक बार फटाफट क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार फटाफट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक बार फटाफट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। एक बार फटाफट क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, एक बार फटाफट क्या कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दो। तो ये हमारी क्या रहती हैं, 4 इक्वेशन रहती हैं। एक बार यू समझ लो। यू यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यू यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग। वी यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। वी यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अंतिम वेग। ए यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन। ए यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। एस यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, समय। टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, समय। तो गाइज ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना कि 4 इक्वेशन कौन होती है, कौन कौन सी। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। एस एन बराबर होता है यू प्लस 2n माइनस से ये क्या होता है 2n-1 बाई ए। इसके बटे में 2 होता है गाइज, इसके बटे में नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। देखो गाइज ये केस है बिल्कुल सीधे सीधे। अगर कोई वस्तु इस तरह चल रही है, अगर कोई वस्तु इस तरह चल रही है तो उस केस की बात है। यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपको एट रेस्ट शब्द दिखाई दे, विश्राम। अगर आपको क्वेश्चन में क्या शब्द दिखाई दे, विश्राम से प्रारंभ करती है, विश्राम से प्रारंभ करती है, ठीक है, ये शब्द दिखाई जाए
तो u को क्या रख देना, 0। भाई अगर की कोई वस्तु रेस्ट से स्टार्ट होती है, विश्राम से प्रारंभ करती है, तो उसका शुरुआती वेग कितना होगा, 0 होगा। उसका शुरुआती वेग कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, अगर कहा जाए ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, स्टॉप आफ्टर ब्रेकिंग, स्टॉप आफ्टर ब्रेकिंग, कहीं पर यह दशा आए कि ब्रेक लगाने के बाद रुक जाए, स्टॉप आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने के बाद रुक जाए, कहीं पर यह दशा आए कि ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद रुक जाए, तो उसका अंतिम वेग क्या कर देना, 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या कर देना, 0। तीसरे केस पर आते हैं कि अगर आपका एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन, आपकी एक्सेलरेशन क्या हो, सॉरी, अगर आपको ब्रेक का केस दिया गया है, ब्रेक का, कि ब्रेक लगाने के बाद की दशा है, ठीक है, या फिर वेग घट रहा है, ब्रेक लगाने के बाद की दशा में एक्सेलरेशन को हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को कैसा लेना है, नेगेटिव। त्वरण को हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर कोई वस्तु विश्राम पर है तो उसकी शुरुआती वेग 0 है, अगर ब्रेक लगाने के बाद की दशा और गाड़ी रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग 0 है, और अगर ब्रेक लगाने के बाद की दशा है तो त्वरण को किस चिन्ह के साथ लेके चलोगे, माइनस के चिन्ह के साथ, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो, ये तो हमने क्या किया था, एक सीधी रेखा पर चालन को पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है, देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 तरीके से चल सकते हैं। या तो सीधे सीधे चले, या क्या करें, ऊपर नीचे चले, या फिर गोल गोल घूमें, या फिर क्या करें, किसी कोण पर चले। तो ये 4 तरीके के मोशन हम फॉलो करते हैं। तो पहले मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसकी बात करते हैं। इसके अंदर समीकरण क्या क्या होंगे, अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो उसके अंदर हमारे जो इक्वेशन है वो किस तरह बदलेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, दोनों केस यहीं पे लिख लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। 2 केसों को और पढ़ लेते हैं, या तो वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये क्या करना, ए को जगह -g रख देना। अगर वस्तु ऊपर की अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो ए की जगह -g रख देना, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ए की जगह g रख देना। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, त्वरण होता है। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इजिकल टू u माइनस ए टी, s इजिकल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, ए नहीं g आएगा, हाफ जी टी स्क्वेयर। तीसरा समीकरण क्या बनाओगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू -2gs। अगर यहां पे बात की जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी, v इजिकल टू यू प्लस जी टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फटाफट क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो फटाफट क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर एक बच्चा 5 फ्रेंड्स को भी शेयर करेगा तो काफ़ी है मेरे लिए गाइज, आपकी मदद मेरे लिए काम आएगी। 2gs, और वीडियो को पूरा देखा करो, हर वीडियो को। ठीक है, तो कुछ नहीं किया यार, ए की जगह जी रख दिया। पिछले क्वेश्चनों में ए हमें दिया जाता था, यहाँ पे हमारा ए फिक्स, जी क्या रहेगा, ए की जगह जी रखेंगे, जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है 9.8। ठीक है, तो क्वेश्चनों के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। कल के साथ हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का 11th क्लास का 2nd चैप्टर का एंड होता है। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल से इनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो गाइस किसी को अगर इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हर एक बच्चा कम से कम 5 अपने फ्रेंड्स को तो जरूर जोड़ने की कोशिश करेगा। आप सभी से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि कम से कम 5 स्टूडेंट को तो जरूर जोड़िए। ठीक है, थैंक यू गाइस। और इस सेशन के अंदर हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई और डाउट है तो एक बार फटाफट मुझसे पूछ सकता है।